हाँ, क्या लिखे? स्कैंडियम एंड जिंक आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, कॉमा नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, नॉट ट्रांजिशन है, हाँ नॉट नहीं, KNOT वाला नॉट नहीं, नो अच्छा नहीं, नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, हाउ या वाई, जो लिखना चाहो। वाह, हाँ, और वहां फुल स्टॉप आएगा। डन। अच्छा, अब इसमें कंडीशन क्या है? ये जो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे, कहाँ चला गया वो, जो ऐसा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ऐसा ऐसा करके जो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे थे, उसमें एक चीज ऐड कर लीजिए, जगह बची होगी ना उसमें। तो अभी मकड़ी का जाला जो बना रहे थे वो तो सिर्फ लेफ्ट एंड राइट भरा है, अभी ऊपर और नीचे तो खाली होगा मेरे ख्याल से। तो उसमें ऊपर की तरफ लिख लीजिएगा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, या इसी को हम लोग बोलते हैं, या CBSE पूछती है वेरिएबल वैलेंसी के नाम से। डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट हैं उनको ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। क्यों? उसका रीजन है वेरिएबल वैलेंसी या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने का मतलब उसमें एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ठीक, आप इधर स्कैंडियम और जिंक के अलावा जितने भी हैं उन सबके ऑलमोस्ट एक से ज्यादा वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट है। जैसे आप देखो कॉपर किस में मिलता है? कॉपर मिलता है 0 में, और कॉपर जीरो का मतलब अरे 4s1 3d10 नहीं भाई, 4s, ये कॉपर 0 का मतलब अभी इसने कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दिया है। ये 0 का मतलब अभी इसने इलेक्ट्रॉन दिया नहीं, ये एलिमेंटल कंडीशन में है, यानी कि एकदम वो जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कॉपर बोल लो। ठीक, तो कॉपर ये, और ये कौन से स्टेट में मिलेगा? कॉपर +1 और कॉपर +2। इसी तरीके से आप आयरन को देखोगे, आयरन मिलेगा 0, आयरन मिलेगा +2, आयरन मिलेगा +3। ठीक, आप क्रोमियम को देखो, क्रोमियम आपको मिलता है 0 में, क्रोमियम मिलता है +1, क्रोमियम मिलता है +2, क्रोमियम मिलता है +3, क्रोमियम मिलता है +6। सबसे हाईएस्ट जाता है मैंगनीज का +7 तक, +7 से ज्यादा किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता। ठीक, अब इसमें कंडीशन क्या है? जैसे कॉपर या चलो आयरन की जो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्या तीनों के तीनों स्टेबल है? नहीं है। इन तीनों में से कोई एक स्टेट होगा जो ज्यादा स्टेबल है। ठीक, वैसे ही क्रोमियम, इतने सारे ऑक्सीडेशन स्टेट तो स्टेबल है ही नहीं, इनमें से कोई एक है जो ज्यादा स्टेबल है। डन। ठीक, तो यही कहानी है। तो अब स्कैंडियम को अगर आप देखोगे तो स्कैंडियम का +1 +2 कुछ नहीं मिलता, ये सीधा देता है +3। उसी तरीके से आप जिंक देखोगे तो जिंक आपने कभी भी +1 देखा नहीं होगा, जिंक भी देता है सीधा +2, क्योंकि जिंक और स्कैंडियम ऐसे मेटल्स हैं जो है तो डी ब्लॉक के, लेकिन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। आया समझ में? ठीक, इस चीज को लिखिएगा, ऑल्दो का मतलब क्या होता है? हैं? क्या होता है? अच्छा, ऑल्दो द इंग्लिश मीडियम किड्स, जेन जी, बस चुप अब। हाँ बोलो। द KPS गर्ल, हाँ धन्य है आप सभी, और उससे भी धन्य है आप लोगों की इंग्लिश। 12 साल इंग्लिश मीडियम में बिताने के बाद ये हाल है तुम लोगों का।
ऑल्दो बहुत एक कॉमन वर्ड है बेटा, जिसका हिंदी में मतलब होता है हालांकि। अच्छा अच्छा, तुम हालांकि बोले थे? कब बोले थे? यहां तक तो आवाज आई नहीं तुम्हारी। चलो, चलो, हो गई बात। लिखिएगा, ऑल दो स्कैंडियम एंड जिंक आर प्लेस्ड, नहीं ऑल दो के पहले, बेवकूफ आदमी। जिंक आर प्लेस्ड, स्कैंडियम एंड जिंक आर प्लेस्ड इन डी ब्लॉक, in D block, comma, but they do not exhibit variable oxidation states। ये लिखा हुआ है स्पेलिंग, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, कॉमा, like the other elements do। तो वहां से उठ के बैठे इधर, like the other elements do, full stop, line change। therefore they are D block elements, they are D block elements, not the transition elements। आया समझ में? तो डी ब्लॉक एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट बोलने में फर्क है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट का क्या क्या एग्जांपल हो सकता है बेटा? कॉपर, ये जितने भी हैं इन लोग सब क्या है? हाँ, ये सारे के सारे किस में काउंट होंगे? ट्रांजिशन में, बस दो को छोड़ के। ठीक, अच्छा, यही सेम कंडीशन सिर्फ इसी के साथ नहीं है। इस कैंडियम के ठीक नीचे में कौन बैठा हुआ था? ये ट्रियम, ये ट्रियम। और उसी तरीके से जिंक के नीचे कैडमियम। कैडमियम को भी आप देखोगे तो कैडमियम आपको सिर्फ +2 देता हुआ मिलेगा, तो उसके साथ भी सेम कंडीशन है। वो भी किस में काउंट करोगे आप? डी ब्लॉक में, ना कि ट्रांजिशन में। ठीक, लेकिन यूजुअली सीबीएसई ने आज तक पूछा सिर्फ इन्हीं के बारे में है, स्कैंडियम और जिंक। ठीक, चलो, अब उसके बाद इस वाले चैप्टर में फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये लैटिस एंथैल्पी वगैरह दिया हुआ है, लेकिन लैटिस एंथैल्पी का ये जो है बीसीसी, एससीसी, एफसीसी, ये तो आप लोगों के चैप्टर्स मतलब उसमें सिलेबस में से ही हट गया है, सॉलिड स्टेट। अदरवाइज ये आपको पढ़ाया रहता कि बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, एससीसी इज सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक, या सिंपल क्यूबिक सेल, और एफसीसी ये एचसीपी का मतलब होता है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। अब ये चीज़ आपके सिलेबस से उधर ही साइड हटाई हुई है, तो यहाँ देने का कोई सेंस है नहीं, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक, इंपॉर्टेंट क्या है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी और एटॉमिक साइज, उसकी भी ये ऐसे ऐसे वाले ग्राफ थोड़ा अच्छे से देखना। ये वाला चैप्टर इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है सब, आयोनाइजेशन एंथैल्पीज
उसके बाद फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। देखो स्कैंडियम जो है ये सिर्फ +3 और जिंक जो है वो सिर्फ +2, बाकी जितने भी हैं सबके एक से ज़्यादा टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक, तो यही रीज़न है कि स्कैंडियम और जिंक जो है ये दोनों, है ना, सामने आ गए, इसको दुपट्टा टाइप ऐसे पीछे करना पड़ रहा है। ठीक, 12th में पढ़ने वाले अनपढ़ आदमी। चलो उसके बाद ये है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी पता करना बहुत इजी है। क्या होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? नर्स इक्वेशन के टाइम पे पढ़ाया मैंने। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि 298 केल्विन और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है वो है SRP वैल्यू। ठीक, ये कॉपर तक के बढ़ेगा, फिर एक झटके में जिंक में कम होता है। ये ट्रेंड आपको याद रखना है, वही वाला। जी हाँ, टेबल ऐसा नहीं था, टेबल ऐसा था। हाँ, चलो उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड। ठीक, ये हम लोगों ने देख लिया। कलर्ड कंपाउंड बनाने के लिए क्या है, एक ही रीज़न है, अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन। उसके बाद ये इनको वैसे याद नहीं करोगे, ये आप लोगों के नॉलेज के लिए है कि ये कलरलेस। अच्छा, इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा कि स्कैंडियम +3 इज कलरलेस वाइल, जैसे मान लो वेरेनियम +2 इज वॉयलेट, वाई? वही रीज़न एक ही है, अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन। और उसके आंसर का ढांचा मैंने लिखवा दिया था आप लोगों को, लिखवाया है, डैश डैश वाला। ये तो लग रहा है कल की ही बात है, परसों लिखवाया है। कैटेलिटिक प्रॉपर्टी, ये भी मैंने आपको बता दिया था कि दे एक्ट एज गुड कैटलिस्ट। उसमें भी 3 वैरायटी मैंने बताई, एक रिड्यूसिंग एजेंट, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक बायो कैटलिस्ट। ठीक, और उसका भी रीज़न क्या है, उसके पास एम्प्टी या वैकेंट डी ऑर्बिटल रहता है जिसमें वो इलेक्ट्रॉन एडजस्ट करा के रिएक्शन स्पीड कर लेता है। सिर्फ इस रिएक्शन स्पीड नहीं, रिएक्शन स्लो भी कर पाता है ये, क्योंकि याद है केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर में मैंने आप लोगों को लिखवाया था आर्सेनिक और उसके जैसे जो कुछ हैवी मेटल एटम्स है वो, हाँ, ये लोग पॉइजन का काम करते हैं। हाँ, रिएक्शन पॉइजन्स। फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, इंटरस्टिशियल कंपाउंड का मतलब होता है केज कंपाउंड। ठीक, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको एक बार सुपरफिशियली देख सकते हो। इसमें होता क्या है, ये अब क्योंकि +3 है, यानी कि एक स्कैंडियम अगर है तो वो एक बार में 3 इलेक्ट्रॉन ट्रैप करेगा। तो ऐसे करके ट्रैप कर करके ये जो कंपाउंड बनाते हैं ये क्या बनते हैं, जैसे ये वाले का देख लो, मैंगनीज 4 नाइट्रोजन, यानी कि 4 मैंगनीज मिलकर के एक नाइट्रोजन आइटम को ट्रैप करके रखे हुए हैं। तो ये कंडीशन कहलाती है इंटरस्टिशियल। बायो वाला कौन है? इंटरस्टिशियल सेल्स पढ़े, लेडिक सेल्स। ठीक, तो वो इंटरस्टिशियल सेल क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि वो गैप को फिल करते हैं, इन बिटवीन द गैप्स रहता है ना ऐसा वेव लाइक स्ट्रक्चर। ठीक, मुंह क्यों छुपा के बैठा है भाई, वो नॉर्मल चीज है तुम्हारी एज में, हाथ हटाओ। सिर्फ 6? सिर्फ 6 क्यों बेटा, 6 और खाते 1 दर्जन हो जाता। एलॉय, जैसे गाड़ी में एलॉय व्हील वगैरह लगती है तो वो एलॉय बनता कैसे है? एक ब्रास को याद रख लो, ठीक, और स्टेनलेस स्टील याद रख लो। तो ब्रास बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? ये क्लास 7th या 8th में भी पढ़े हो आप लोग, एलॉय? नहीं, हाँ, हिस्ट्री में था। अच्छा, स्टील, हाँ। कॉपर, जिंक और ब्रॉन्ज है, कॉपर टिन। ब्रॉन्ज तो मालूम होगा, जो ब्रॉन्ज मेटल मिलता है
कांसा। इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन ऑक्साइड और ऑक्सो एनायंस। चलो अब इसमें देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अभी कुछ हेडिंग नहीं डाले ना हम लोग। K2Cr2O7 और KMnO4, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, क्या कॉपर के साथ टिन मिलाते हैं? टिन, टिन, SN, स्टेनस। एक मिनट, टिन है SB। लैंथेनाइड्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, OH और H+। बुक है? हाँ? फोन होता तो देखो, ये जो K2Cr2O7 और KMnO4 है, हाँ, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक तो इसके मेथड ऑफ सिंथेसिस, और दूसरा एसिडिक और बेसिक मीडियम में उसका कलर चेंज क्यों होता है ये। ठीक, तो हाँ, 3 स्टेप में, वहीं से तो कहानी चालू है, स्टेप 1 में ही। ठीक, तो चलो उसमें K2Cr2O7 और KMnO4 में आएंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है। ठीक, डी ब्लॉक की कहानी यहीं तक के है। डी ब्लॉक से 2 कंपाउंड बस पढ़ने अपने को, कौन कौन से, K2Cr2O7 और KMnO4, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लेकिन आज हम लोग देखेंगे ये लैंथेनाइड और एक्टिनॉइड के बारे में। ठीक, हेडिंग, एक मिनट, हेडिंग क्यों? 5D सीरीज मैंने बता दिया है क्या? मतलब लैंथेनाइड एक्टिनाइड हो गया है, हो गया है, ठीक है। उससे इधर पिटाई और होगी, और उसमें वो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये भी हो गया है। वो नहीं हुआ है, ठीक है। आप लोग देखना, हो सकता है आपके पास जो पीरियोडिक टेबल है उसमें ल्यूटियम लिखा हुआ है 71, और उसके बाद लैंथेनम से लेकर के बाकी जो है वो नीचे दिया हुआ है। लेकिन बहुत सारे पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे लैंथेनम दिया हुआ है, सॉरी, लैंथेनम दिया हुआ है 57, और इसके पहले जो ल्यूटियम है ये है 56। ठीक, तो 2-3 फॉर्म आपको मिल जाएगा इसमें। कुल मिला के कहानी ये है कि लैंथेनम और हॉफमियम, जिसकी कहानी शुरू हो रही थी किससे, ला हफ्ता वरना रे, उससे इधर पिटाई और होगी। ये है 57, ये है 72, बीच में 14 एलिमेंट्स का गैप है। ठीक, आपको मालूम है कि स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज। यानी कि स्कैंडियम के बाद जब आप टाइटेनियम में आए तो एटॉमिक साइज डिक्रीज हुआ। सपोज ये इतना है तो ये उससे थोड़ा छोटा ऐसा रहा होगा। उसके बाद आए येट्रियम और जर्कोनियम, यही है ना, यारी जरा निभा मौत तक चल रहे थे। ये है 39, ये है 40। अगेन लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हुआ, इसमें भी ऐसा ही एक रेशियो, मतलब एक हिसाब किताब से छोटा हो रहा है। लेकिन अब इसमें कहानी क्या हो गई है, लैंथेनम और हॉफनियम के बीच में कितने एलिमेंट्स आ गए? 14। तो लैंथेनम के बाद किसकी बारी आएगी? एटॉमिक नंबर 58। चलते चलते छोटा होते 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 एटॉमिक नंबर 71। उसके बाद बारी किसकी आ गई? 72 की, हॉफनियम की। तो कहानी क्या हो गई, लैंथेनम का एटॉमिक साइज जितना था उसके मुकाबले हॉफनियम का साइज जितना होना चाहिए था, इन 14 लैंथेनॉइड्स के कारण उसका एटॉमिक साइज बहुत छोटा हो गया। और ये जो ऑल ऑफ अ सडन ये जो क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इसी को बोलते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। सिमिलरली इसी में नीचे में दिया होगा एक्टिनम, एटॉमिक नंबर 89, और उसके जस्ट बाजू दिया है RF, रदरफोर्डियम 104। तो 89 के बाद एटॉमिक साइज किसका छोटा होना चाहिए था? 90 का।
लेकिन यहाँ से एटॉमिक साइज छोटा होते 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 कहाँ तक पहुँचे हम लोग? 103। फिर एक झटके में आ गया 104, यानी एक्टिनम के मुकाबले रदरफोर्डियम का एटॉमिक साइज बहुत छोटा हो गया। तो यहाँ पे लैंथेनम के बाद ये फिनोमेना मिला, इसलिए इसको हम लोगों ने नाम दिया लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और इस वाले में क्या हुआ? एक्टिनम के बाद में ये चीज देखने मिली, तो ये चीज कहलाई एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, लिखिएगा द एब्रप्ट, अपनी वोकेबलरी थोड़ा सा स्ट्रांग करो बेटे, बहुत ज़रूरी है। बता मतलब क्या है इसका? अरे वो पी है भाई। एब्रप्ट का मतलब क्या होता है? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये। एब्रप्ट का मतलब? एब्रप्ट का मतलब बायो वालों को तो मालूम होना ही चाहिए, उनकी इंग्लिश अच्छी होती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, एब्रप्टली आई फेल इनटू लव। abruptly I cooked the delicious food. क्यों एब्रप्टली का ये बात का मतलब ये नहीं निकल रहा कि मैंने जानबूझ के बहुत बढ़िया बनाया? ये भी तो हो सकता है ना। एब्रप्ट का मतलब होता है सडन, अचानक से। और एब्रप्टली का ही एब्रप्टली लिखोगे तो वो है सडनली। ठीक, तो अपनी इंग्लिश वोकेबलरी में ऐसे छोटे 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 वर्ड्स ऐड किया करो ताकि आपकी इंग्लिश लगे, जो पढ़े या जो सुने उसको लगे कि भैया कुछ तो आता है इसको। चलिए लिखिएगा, द एब्रप्ट डिक्रीज इन एटॉमिक साइज, द एब्रप्ट decrease in atomic size of hafnium HF। नीचे ऐसा एटॉमिक नंबर लिखिएगा 72। तो यहां आके बैठ, तो वहां उस एग्जॉस्ट की आवाज में तुमको सुनाई नहीं दे रहा, तुम्हारा कान खत्म हो गया। इधर आके बैठो, लोगों का आंख ही वो जाता है, तुम्हारा कान बुझाया है। तुम इधर आओ, इधर आओ, इधर बैठो। हाँ? चलो क्या लिखे? द एब्रप्ट डिक्रीज इन एटॉमिक साइज ऑफ हॉफनियम HF72 आफ्टर लेंथेनम, आफ्टर लेंथेनम
La 57 बिकॉज ब्रैकेट क्लोज. अच्छा लेंथेनम अगर ऐसे लिखा है तो वेरी गुड. आफ्टर लेंथेनम ड्यू टू 14 lengthenoids between them, ड्यू टू 14 lengthenoids. ये है स्पेलिंग. ड्यू टू 14 lengthenoids between them, this is called lengthenoid contraction. ठीक. अच्छा अब इसमें ये भी क्वेश्चन आता है कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का क्या कॉन्सिक्वेंस है, क्या रिजल्ट है. अब आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है इसमें क्या क्या है अपने पास. ला हफ्ता वरना रे, उससे इधर पिटाई और होगी. याद है लास्ट क्लास में मैंने बताया था इसके मुकाबले इसका एटॉमिक साइज एक झटके में छोटा हो गया है, यानी कि जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो एक झटके में बढ़ गया है काफी ज्यादा. अब यहां से इधर चल के आते आते एटॉमिक साइज बहुत छोटा और आयोनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा. इसीलिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है उसमें से. इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है मतलब इन इधर पे जितने भी हैं इन सब के लिए कंपाउंड फॉर्मेशन टेंडेंसी बहुत लो हो चुकी है. ठीक. लेकिन इस चीज का एक्सेप्शन कौन बनता है. मरकरी, जो बहुत रैपिडली रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है, अमलगम. और जितने भी अमलगम्स हैं दुनिया में वो सब हाईली रिएक्टिव होते हैं और इसीलिए कैटलिस्ट के तौर पे यूज किए जाते हैं. याद है लास्ट क्लास में मैंने बोला भी था कि हाँ वैसा वो सांप की गोली टाइप का वो निकलता है पूरा. ठीक है. क्या डिपेंड करता है थर्मामीटर कितने का आ रहा है. चलो इसमें एक लिखो कॉन्सिक्वेंस या रिजल्ट ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. और ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड 1 नंबर 1.5 नंबर का आता है कि डिफाइन या व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, राइट एनी वन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट. ठीक. कॉन्सिक्वेंस मतलब इफेक्ट ही होता है. क्या है कारण बताओ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का. टाइम पास करने आता है यार तू. क्यों हुआ है बता लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. एक झटके में क्यों इसका साइज छोटा हो गया. क्योंकि इनके बीच में 14 लेंथेनॉइड्स आ गए. यही है उसका कॉज. कॉन्सिक्वेंस बोलो, इफेक्ट बोलो, चाहे रिजल्ट बोलो ऑफ एंड हाँ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. ठीक. इसको थोड़ा सिस्टमैटिकली मैं लिखवा देता हूं, उसको लिखिएगा. द ड्रास्टिक डिक्रीज इन. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय ड्रास्टिक. शट अप. भयानक. ठीक. द ड्रास्टिक डिक्रीज. देखो ड्रास्टिक वर्ड अगर नहीं लिखना चाहते हो तो आप ड्रामेटिक लिखोगे तो भी चलेगा. ड्रामेटिक का मतलब सिर्फ ड्रामा करना नहीं होता. ड्रामेटिक का मतलब होता है मतलब बहुत अप्रिशिएबल तरीके से, बहुत ज्यादा. तुम ये और ये करना बंद करो. संदीप माहेश्वरी नहीं है बेटा तुम. चलो चलो क्या लिखा. द ड्रामेटिक या द ड्रास्टिक डिक्रीज इन एटॉमिक साइजेस ऑफ एलिमेंट्स
एटॉमिक साइजेस ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक बेटा एटॉमिक साइज डिक्रीज आया है झटके में, हॉफमियम से लेकर के मरकरी तक, फ्रॉम HF टू Hg, फ्रॉम HF टू Hg। जहां HF लिखे हो वहां पे ये जरूर लिखना है HF का कितना है 72, Hg का कितना है 80। रिजल्ट्स इन, तू उधर से उठ, उधर से उठ, यहां पे आओ, तुमको कभी जीवन में डाउट नहीं होगा, उधर से उठो तुम, इधर आ, इधर आ, इधर आ। क्या लिखा, रिजल्ट्स इन ह्यूज इंक्रीज इन, ह्यूज इंक्रीज इन देयर आयोनाइजेशन पोटेंशियल्स, THEIR वाला देयर, वाह, आर के बाद आई, ठेरी हो गया वो तो। ये वाला देयर भैया, इन देयर क्या, आयोनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यूज, आयोनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यूज, एक लाइन चेंज करके लिखिएगा, दिस दिस makes the elements, this makes the elements very less reactive, very less reactive। ठीक, ब्रैकेट ओपन करो, एक इस बॉक्स ब्रैकेट, और इसमें लिखो एक्सेप्शन, एक्सेप्शन डैश करके लिखिएगा, कौन है एक्सेप्शन, मरकरी, मरकरी जिसको होना चाहिए था टोटली नॉन रिएक्टिव, लेकिन ये होता है हाईली रिएक्टिव, तो ये एक्सेप्शन है। ब्रैकेट क्लोज कर दो और नीचे लिखो एग्जाम्पल, नॉन रिएक्टिविटी के एग्जाम्पल कौन कौन है बेटे, सबसे मस्त एग्जाम्पल है अपने पास गोल्ड। आपको मालूम है कि गोल्ड जो है वो तो जमीन के नीचे भी दफना दोगे तो भी कुछ नहीं होता, ठीक, और जबकि अगर लोहे को दबाओगे जमीन के नीचे तो वो तो जंग लग के खत्म हो जाएगा पूरा, ठीक है। और गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, टाइटेनियम इसमें कहाँ है, टाइटेनियम तो 3D में है ना, हम लोग अभी लिख रहे हैं कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, हो गया। चलिए अब हेडिंग डालिएगा एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का स्टेटमेंट खुद से ड्राफ्ट करो, लेकिन अब के बार ये वाला स्टेटमेंट किसके हिसाब से ड्राफ्ट होगा, लेंथेनॉइड वाले को देख करके, लेकिन इसमें आपको क्या लिखना है, लेंथेनम की जगह एक्टिनम और HF की जगह पे रदरफोर्डियम, हाँ वो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होगा। डॉक्टर निराला लिखना है आपको, लिखना बेटा, लेंथेनॉइड वाला स्टेटमेंट ही पूरा कॉपी पेस्ट करो, बस लेंथेनम की जगह पे आएगा एक्टिनम 89 और जहां हॉफनियम लिखाया है उसकी जगह पे आएगा रदरफोर्डियम 104।
इसमें कॉन्सिक्वेंस नहीं आता, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का ही कॉन्सिक्वेंस आता है। हाँ, बहुत हुआ तो सीबीएसई आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछेगी कि राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो पहला तो क्या बन जाता है आपका डिफरेंस, उनका डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या बनेगा कि ये 5D में है वो 6D में है, हो गया खत्म। डेफिनेशन, डेफिनेशन भी तो अपने आप में अलग है ना भाई दोनों की। ये लेंथेनम और हॉफनियम के बीच में है और वो एक्टिनम और रदरफोर्डियम के बीच में है। हाँ, इसलिए वो एक्टिनॉइड बोलते हैं। डन। चलो अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, अब हेडिंग डालिएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, अब ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है एफ ऑर्बिटल के कॉम्प्लेक्स। ठीक, एफ ऑर्बिटल के कॉम्प्लेक्स में से जनरली क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन अगर आया भी तो बहुत इजी और बहुत क्या बोलना चाहिए, सिंपल टाइप का क्वेश्चन आता है। जैसे मेरे ख्याल से टेबल नंबर 8.9 बुक किसके पास है? वो क्या, अच्छा बुक नहीं है। टेबल नंबर 8.9 इधर 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 इधर, अच्छा वही मतलब 4.9, ये यही। इसको मैं जनरली ही समझा दे रहा हूं, इसको आप लोग खुद से बनाइएगा। इसमें देखो 6s2 5d1, उसके बाद लेंथेनम के बाद कौन आ गया है? हॉफनियम। लेकिन लेंथेनम के बाद में कहाँ चला गया? देखो लेंथेनम के बाद जो हॉफनियम आया है बीच में 14 एलिमेंट्स हैं, इसलिए लेंथेनम के बाद जैसे ही हॉफनियम का आप लिखोगे तो बीच में 4f14 कंप्लीट मिलेगा। कहाँ चला गया? ये तो लेंथेनॉइड्स का है ना, वो हॉफनियम का था। तो अब देखो ये 6s2 5d1 में रुक गया, अब 4f1, फिर ऐसे करके चलते 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 5d अब कांस्टेंट हो गया है। अब ये बढ़ा 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 कहाँ तक? 4f7 तक, फिर वहाँ पे कांस्टेंट हो गया, फिर बढ़ा कहाँ पे? 4f14 तक। जैसे D4 और D9 एक्सेप्टेबल नहीं है, क्यों? क्योंकि D4 होगा तो वो तुरंत D5 करना चाहेगा और D9 होगा तो तुरंत D9 करना चाहेगा। सेम कहानी इनकी भी है। ठीक, लेकिन F ऑर्बिटल की एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए यहाँ पे 6 और 7 का उतना असर नहीं पड़ता। डन। ये तो मालूम है ना कि उसमें क्लोवर लीफ मॉडल होता है, 11th में पढ़े होंगे। क्लोवर लीफ मॉडल क्या है? क्लास 7, फिर क्लोवर लीफ मॉडल 7th में नहीं पढ़े हो? सॉरी 7th बोलता हूँ, 11th में जो शेप ऑफ ऑर्बिटल एक टॉपिक था चैप्टर नंबर 2 में, डबल डम्बल नहीं है वो, तो डी ऑर्बिटल का शेप है। एफ ऑर्बिटल का कोई शेप नहीं होता, तो उसके लिए क्या मानते हैं हम लोग कि उसमें 7 लोब्स हैं। 7 लोब का मतलब जैसे लौंग का जो फूल होता है, लौंग बोलते हैं ना क्लोव को, तो उसके जो 7 ऐसे पेयर लोगे अगर, तो सातों पेयर को अगर आपस में ट्विस्ट कर दो तो जो कंडीशन बनती है वो है क्लोवर लीफ मॉडल, सीधे सीधे। हाँ, यानी कि करना क्या आपको, 14 बलून्स ब्लो करो, 2-2 के पेयर में बनाओ और सब आपस में ऐसे करके गूंथ दो, तो जो शेप मिलेगा वो है एफ ऑर्बिटल का एक हाइपोथेटिकल शेप। ठीक, अब आपको ये भी मालूम है अकॉर्डिंग टू ऑफबाउ एफ ऑर्बिटल कहाँ से चालू होता है? 4th ऑर्बिट से, ये मालूम है ना। और एस पी डी और एफ में एफ की एनर्जी सबसे ज़्यादा, और एफ ऑर्बिटल होता कहाँ से चालू है? 4th में से। फर्स्ट में सिर्फ एस है, सेकेंड ऑर्बिट में एस और पी दोनों है, थर्ड ऑर्बिट में एस पी डी, और 4th वाले से 4f चालू होता है। ठीक, अब उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो उसमें D6 और D13 का कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो ये वाले ट्रेंड को देख करके प्लीज़ आप लोग रेडी कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत इंपॉर्टेंट मतलब अगर आना होगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में तो इसी में से ही बनेगा। डन। चलो अब इसमें वही ये वाला जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, केमिकल रिएक्शंस ऑफ लेंथेनॉइड्स। इनमें लेंथेनॉइड्स जो होते हैं उनका एक सबसे कॉमन क्या बोलना चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। इसमें दिया है कहीं? हाँ,
+3, यानी अब यहाँ पे जितने भी रिएक्शंस आप देखोगे सब +3 के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। जैसे अगर किसी लेंथेनाइड को आप हेलोजन के साथ रिएक्शन कराते हो तो वो आपको LnX3 बनाता हुआ मिलेगा। क्यों? क्योंकि हेलोजन अगर लेते हो तो हेलोजन में कितना चार्ज आता है, -1 आता है ना, और इसमें अगर +3 आ रहा है तो 3 हेलोजन लेके जाएगा। सिमिलरली अगर इसमें आप हाइड्रोक्सिल आयन से रिएक्शन कराओगे तो LnOH थ्राइस बनाएगा, ठीक, +3 ऐसा करके चलेगा ये। तो एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा थरली आगे बढ़ाएंगे। थरली लिख के बताओ, लिख के बताओ थरली। क्या पढ़ते हो इसको? थॉरोली, ये थ्रूली है। अच्छा है कि इंग्लिश में वाइवा होना बंद हो गया है। तुम लोग तो गए थे फिर। हाँ हाँ हर्ष बताओ बेटे। थोड़ा हट दो बेटा।